हेलो स्टूडेंट्स, उपसह संयोजन यौगिक पार्ट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, जिसके 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूं। तो पीडीएफ में जो अलग अलग टर्म्स और जो कुछ भी मैंने लिखा है उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो उपसह संयोजन यौगिक, जैसे कि फार्मूला आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, फार्मूला देख रहे हैं आप। एक एग्जांपल यहाँ दिया है K4FeCN का होल 6। ये एग्जांपल है किसका? एक उपसह संयोजन यौगिक का। तो इसको देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में इसको कवर कर रखा है, और दूसरी जो चीज़ है वो ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों में ही आपको ध्यान देना है कि इन्हीं से अलग अलग टर्म्स जो हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। इस एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो Fe है, सब जानते हैं आयरन जो है, ठीक है। आयरन क्या होता है? आयरन एक डी ब्लॉक का मेटल है, एक डी ब्लॉक की धातु है आयरन। और उपसह संयोजन यौगिकों में मोस्टली जो आप मेटल्स देखेंगे वो कौन से होंगे? वो यही होंगे, डी ब्लॉक के मेटल्स होंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वही यहाँ पे क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रूप में होंगे। नेक्स्ट थिंग जो है वो आती हैं आपकी, ये इसको आप देखिए, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लिगैंड्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है CN साइनाइड हम जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे लिगैंड का काम कर रहा है। और कितने लिए गए हैं? ये नंबर्स में कितने लिए गए हैं? 6 लिए गए हैं, ठीक है। तो पूरी इकाई जो ये है, ये पूरी इकाई आपकी एक ही है, यानी इसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाहर जो लिखा है K4, ये एक्चुअल में इसको बैलेंस करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पॉजिटिव आयन है, पोटेशियम कैसा है? पॉजिटिव है ना। कैसे लिखा जाता है? आयनिक फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? K प्लस, ठीक है। आयनिक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन जब भी बाहर लगा हुआ होता है, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ होता है और स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है, शुरुआत में लगा हुआ होता है, तो समझ लीजिए जो कॉम्प्लेक्स हमारा है ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है। उसी ऋण को बैलेंस करने के लिए, उसी नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए धन आयन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी उपसह संयोजन यौगिक, जैसे कि नाम ही इसका है उपसह संयोजन यौगिक, तो ये वो यौगिक हैं जो किस बॉन्ड के द्वारा बने हुए हैं, किस बंध के द्वारा बने गए हैं? उपसह संयोजक बंधों द्वारा बने गए हैं, ठीक है। अब ये तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मोस्टली आपके पास 2 ही थे कि बंध आपके 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध और सह संयोजी बंध। लेकिन तीसरा बंध ये है उपसह संयोजी बंध। इसमें क्या होता है? ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का है, इसके पास डी कक्षक जो होते हैं, डी उपकोष जो होते हैं, वो बहुत सारे खाली डी उपकोष होते हैं। और उन खाली उपकोषों में ये जो लिगैंड है ये क्या करता है? ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक तरफा दान करता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे में जो आपके यौगिक बनते हैं, मैंने क्या कहा कि ये आपका जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु जो है, लिगैंड्स अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक तरफा दान करते हैं, यानी ये लिगैंड्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। बस इतनी सी ही बात है। तो टर्म्स पूछी जाती हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये पूछा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। उपसह संयोजन यौगिकों में कुछ निश्चित परमाणु जो लिगैंडों द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उन्हें केंद्रीय धातु परमाणु या
आयन कहते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसमें लिखा हुआ है कि उप सह संयोजन आपके जो हैं उप सह संयोजन यौगिकों में कुछ निश्चित परमाणु होते हैं जो लिगैंडों के द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, मैंने अभी बताया आपको कि Fe जो है, आयरन जो है, वो केंद्रीय धातु परमाणु है और ये क्या करता है? लिगैंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करता है। तो ये आपकी जो है केंद्रीय धातु परमाणु की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के बाद अब देखते हैं लिगैंड्स। देखिए एग्जाम्पल सेम है। एग्जाम्पल हमारा क्या है? K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, मैंने कहा था कि यहाँ पे आप देखिए आयरन जो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और साइनाइड क्या है? यहाँ पे लिगैंड है। ठीक है, तो लिगैंड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग लिगैंड्स की। वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज, आणविक भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती हैं और जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वे लिगैंड कहलाते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा केंद्रीय धातु परमाणु में, हमने पढ़ा कि केंद्रीय धातु परमाणु वे परमाणु होते हैं जो लिगैंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो लिगैंड कौन से होते हैं? जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? लिगैंड्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, साइनाइड एक लिगैंड है। ठीक है, दिया भी है यहाँ पे मैंने। यहाँ साइनाइड एक लिगैंड है जो आयरन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आयरन जो है वो आपका क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और साइनाइड जो है वो आपका क्या है? लिगैंड है। तो किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी यहाँ पे, एक केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा जो है लिगैंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को देता कौन है? देते हैं आपके लिगैंड्स। ठीक है, लिगैंड के बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है आपकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा ही देख लीजिए। लिगैंड की वह अधिकतम संख्या जो किसी केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ संयोग करती है, यानी कितनी संख्या में आपके जो हैं लिगैंड संयोग कर रहे हैं। तो सिंपल वे में तो हम कह सकते हैं कि कितने नंबर हैं। जैसे यहाँ पे साइनाइड के 6 हैं, 6 नंबर्स में ये संयोग कर रही है, लेकिन ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एथिलीन डाई अमीन है, तो वो तो अगर एक ही लिगैंड आप लेते हैं, लेकिन वो क्या करता है? दो तरह से जो है इनका दो तरह से वो जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर का दान करता है, इलेक्ट्रॉन के युग्म का दान करता है। तो हम इसको ऐसे भी नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा भी है इसलिए, अथवा जितने भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, डिपेंड वो आप भूल जाइए कि कितने लिगैंड हैं, आप सिर्फ ये देखिए कि कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान हो रहे हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी आपके जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वही आपकी क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि K4FeCN का होल 6 आपने लिखा है। अब साइनाइड तो एक मोनोडेंटेट लिगैंड्स है, यानी एक दंतुर लिगैंड है। ये एक ही तरफ से क्या करता है? दान कर सकता है। हालांकि ये एक उभयदंती लिगैंड्स भी है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि साइनाइड को या तो हम CN ऐसे लिखते हैं तो साइनाइड नाम पढ़ते हैं, और जब NC लिखते हैं तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? आइसोसाइनाइड नाम हम इसका लिखते हैं। ठीक है, तो हम उपसह संयोजन संख्या क्या मानेंगे कि कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिगैंड्स प्रदान कर रहा है। दोबारा मैं कहूँगी कि
लिगैंड जो है कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान कर रहा है, दे रहा है, यही उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जो एक दंतुर लिगैंड होते हैं उनमें जितने लिगैंड्स आप यूज़ कर रहे हैं वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या होती है। लेकिन ऐसे केसेस में जो कि द्विदंतुर त्रिदंतुर लिगैंड्स हैं उनमें आप क्या गिनेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को गिनेंगे, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जा रहे हैं वो आपकी उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। तो और क्लियर करने के लिए हम इसको आगे आगे देखते जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा आप देख लीजिए लिगैंडों का वर्गीकरण। अलग अलग तरह से लिगैंड्स हैं इसमें, तो लिगैंड्स पे कौन सा आवेश है इसके आधार पर लिगैंड्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा बच्चों, आप एक बात तो हमेशा ही याद रखिए कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा वो हमेशा धन आवेशित होगा, या तो फिर आवेशित नहीं होगा या फिर धन आवेशित होगा, क्योंकि मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको उसके साथ और जुड़े रहने के लिए क्या होने चाहिए, हमारे पास लिगैंड्स होने चाहिए। और लिगैंड्स पे कोई ना कोई आवेश तो होगा ही, तो इसी के आधार पर कौन सा आवेश उन पर होगा इसके आधार पर हम इनको 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए उदासीन लिगैंड, यहाँ लिखा है उदासीन लिगैंड। तो उदासीन आप समझ ही सकते हैं, न्यूट्रल लिगैंड्स जो होते हैं, डेफिनेशन भी लिखी है, ऐसे लिगैंडों पर कोई आवेश नहीं होता है और प्राय आणविक स्पीशीज होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये ऐसे लिगैंड्स होते हैं, उदासीन लिगैंड्स वे लिगैंड्स होते हैं जिनमें कोई भी आवेश नहीं होता है, और इनमें क्या होता है, या तो फिर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म उपस्थित रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल इसमें कुछ दे रखा है, जैसे H2O। ठीक है, तो H2O आपका एक न्यूट्रल लिगैंड्स हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अमोनिया भी एक न्यूट्रल लिगैंड है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये भी, और नाइट्रोसिल ग्रुप, ये आप याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट ऐसे लिगैंड्स हैं जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है ऋणात्मक लिगैंड की। ऋणात्मक लिगैंड कौन से लिगैंड्स होते हैं, देखिए यहाँ आप देख लीजिए, ऋणात्मक लिगैंड ऐसे लिगैंड, लगी नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव लिगैंड्स, ऐसे लिगैंड्स जिन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, और ये ऋणात्मक स्पीशीज होते हैं, इनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म पाए जाते हैं, एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकल। चलो इस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये नेगेटिव स्पीशीज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे F-, Cl-, Br-, ये सब हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोक्सिल, ये कुछ कॉमन नेगेटिव लिगैंड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, वो आपका है धनात्मक लिगैंड। ठीक है, धनात्मक लिगैंड जो हैं ये मोस्टली कम ही होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं कम, देखिए धन आवेश वाले लिगैंड जो हैं ये धनात्मक लिगैंड कहलाते हैं, और ये लिखा भी है ये संकुल यौगिक में कम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कम, क्योंकि इनके साथ साथ जो है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो खुद भी पॉजिटिव होती है, खुद भी धनावेशित होती है, तो वहाँ पे जो है पॉजिटिव जो ये लिगैंड्स हैं ये कम ही देखने में आते हैं। तो जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लीजिए आप। NO+, पहले आपने पढ़ा था NO न्यूट्रल लिगैंड है, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो ये क्या हो गया, नाइट्रोसिलियम। ठीक है, नेक्स्ट जो है NH2NH3+, ये है हाइड्राजीनियम। तो ये कुछ 1-2 लिगैंड्स ही हैं जो धनात्मक होते हैं, और साथ साथ में ये अकेले नहीं होंगे, इनके साथ ऋणात्मक जरूर वहाँ मौजूद होगा। तो धनात्मक लिगैंड्स यानी जो धनावेशित होते हैं लेकिन ये कम होते हैं, ऐसे संकुल यौगिक में, ऐसे संकुल यौगिक आप कम ही पढ़ेंगे।
ठीक है। तो उस आवेश के आधार पर, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई भी आवेश है या नहीं है, इसके आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आपने पढ़ लिया, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड्स आपने पढ़ लिया है। ठीक है। अब है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी किसी लिगैंड में दान देने वाले कितने परमाणु मौजूद हैं उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, लिगैंड का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है मोनोडेंटेट या एक दंतुर लिगैंड। ठीक है, मोनोडेंटेट या एक दंतुर लिगैंड। अब मोनोडेंटेट या एक दंतुर का मतलब होता है एक दांत। ठीक है, तो यहाँ पे दांत से आप समझेंगे कि एक तरफा ही, मतलब एक ही परमाणु मौजूद है। एक दंतुर का मतलब है कि एक ही दांत से वो अटैक कर रहा है। तो एक दांत में लेकिन जोड़े में है, इलेक्ट्रॉन तो जोड़े में है ना, तो इसलिए आप इसको गलत मत समझिए। एक दंतुर का मतलब है कि एक पेयर मौजूद है, एक युग्म मौजूद है। ठीक है, तो परिभाषा तो सिंपल है, वह लिगैंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, सिंपल यही है कि एक दाता परमाणु होता है, या जो धातु परमाणु अथवा आयन से केवल एक उप सह संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, लेकिन ये पेयर है, ये युग्म में है, ये जोड़ा है। एक उप सह संयोजक बंध बनाने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को वो दे रहा है। ठीक है, अब ये उदासीन भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो दोबारा मैं बताऊंगी, देखिए एक दंतुर लिगैंड का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, एक ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन का दान दे रहा है। ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखिए कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनको आप लोग जो है नोट करिए। H2O, जिसको हम एक्वा नाम लिखते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम बहुत ज़रूरी है। H2O अगर लिगैंड के रूप में यूज़ हो रहा है तो इसको एक्वा नाम देते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये एक न्यूट्रल लिगैंड है, यानी उदासीन लिगैंड है। नेक्स्ट NH3 है, जिसको हम एमाइन लिखते हैं, अमोनिया नहीं। इसको NH3 तो अमोनिया का सूत्र है, लेकिन इसको लिखेंगे अमीन हम, तो एमीन इसका, ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड है। नेक्स्ट आपका आता है CO, जिसे हम कार्बोनिल कहते हैं, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है। फिर है NO, जो कि नाइट्रोसिल समूह है, और ये भी एक उदासीन लिगैंड है। उसके अलावा C5H5N, जिसे हम क्या कहते हैं, पायरिडिन कहते हैं। उसके बाद F- लिखा ही है, ये भी न्यूट्रल है। C5H5N जो ये है पायरिडिन, ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड है। इसके बाद F-, जिसको कि हम, अगर ये लिगैंड के रूप में यूज़ हो रहा है, यानी ब्रैकेट के अंदर अगर F है तो हम इसे पढ़ेंगे फ्लोरिडो। फ्लोरीन से ये हो जाएगा फ्लोरिडो, क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोरिडो, ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमिडो। ऐसे करके हम इनको लिखेंगे। ठीक है, और यही एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे I- है तो इसको हम बोलेंगे आइडिडो, Cn- है तो वो हो जाएगा साइनाइडो, CH3COO- है ये हो जाएगा एसिटेटो, SCN- है ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, NH⁻² है ये हो जाता है इमिडो। ठीक है, OH- है वो है हाइड्रोक्सो, NO2- है तो वो नाइट्रो ही हम लिखेंगे। अगर NO2- है इसको हम नाइट्रो ही लिखेंगे। लेकिन NO2 एक उभयदंती लिगैंड है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो NO2 जो है एक उभयदंती लिगैंड्स हैं। उभयदंती लिगैंड्स वो लिगैंड्स होते हैं जिनमें एक ही परमाणु पे 2 अटैकिंग साइट्स होती है, यानी वो 2 तरह से अटैक कर सकता है या 2 तरह से जुड़ सकता है। नाइट्रोजन पे यहाँ NO2 जो है समूह, जो है नाइट्रो समूह जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन से भी जुड़ा जा सकता है, यानी नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन से दान हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो उसको हम नाइट्रो समूह पढ़ते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन से दान हो रहा है तो हम इसको नाइट्राइटो पढ़ते हैं। सिंपल है। NCS-, जिसको हम आइसोथायोसाइनाइटो कहते हैं, NH2- इसे हम इमिडो कहते हैं।
तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एक दंतुर लिगेंड्स के, ठीक है। इसको आप जो है अच्छे से, और इनका क्या नाम दिया जाता है इसको आप अच्छे से याद रखें।